हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि क्या ये आपका एग्ज़ाम है, क्या आपका जेआरएफ होता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। तो हम इसके बारे में पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरा इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम स्वाति रावत है और मैं ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ कॉमर्स में, और मैंने 3 टाइम नेट क्वालिफाई किया है और 1 टाइम जेआरएफ क्वालिफाई किया कॉमर्स सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि नेट एग्ज़ाम आपका होता क्या है। तो मैं एक रफ सा आइडिया आपको दे देती हूँ, ओवरव्यू, जो भी ओवरव्यू है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो देखते हैं कि आपका नेट एग्ज़ाम क्या होता है। NET नेट, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है इसका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये फुल फॉर्म है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। कंडक्ट कौन कराता है इसे? NTA, जिसे हम बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी के बिहाफ पे आपका NTA कंडक्ट कराता है आपका नेट एग्ज़ाम, ठीक है। NTA को ये एग्ज़ाम कब से कंडक्ट कराने स्टार्ट किया है? सिंस दिसंबर 2018, ठीक है। 2018 दिसंबर से NTA ने स्टार्ट किया है। उससे पहले आपका CBSE कंडक्ट कराता था ये एग्ज़ाम। आपका NTA जब से कंडक्ट करा रहा है तो ये आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हो गया है, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अब ये एग्ज़ाम होता है आपका, ठीक है। ऑनलाइन मोड में होता है और आपका टोटल 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि आपका कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। कॉन्टीन्यूस ये एग्ज़ाम आपका होगा 3 घंटे का, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है इसमें कि इस एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों ही पेपर आपके कंपलसरी होते हैं, ठीक है। इन्हीं में आपको 3 घंटे में इनको मैनेज करना है, कितना कितना आपको टाइम अलॉट करना है। नेक्स्ट मेन फीचर जो है नेट एग्ज़ाम का ये है कि NTA नेट एग्ज़ाम पूरे 81 सब्जेक्ट्स में कराता है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही है कि नेट एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास होनी चाहिए मास्टर्स की डिग्री। तो मास्टर्स की डिग्री मस्ट है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपने केवल अंडर ग्रेजुएशन की हुई उसके बाद आप नेट दे दो, नहीं, आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, वो बहुत मस्ट है। और जो आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट है केवल उसी में आप नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे मेरा कॉमर्स था तो मैंने कॉमर्स से दिया है, जिसका इकोनॉमिक्स है, या कोई भी 81 सब्जेक्ट्स के अंदर फॉल होता है, जिसमें सब्जेक्ट में भी आपने मास्टर्स की हो उसी में आप नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं आपका कि नेट एग्ज़ाम के अंदर आपके किन किन चीज़ों के लिए आप फॉर्म भरते टाइम अप्लाई करते हैं। तो पहला एक होता है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ओनली, ठीक है। फॉर्म में भरते टाइम आप ये फिल करते हैं कि क्या केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस नेट जेआरएफ, मतलब जेआरएफ के लिए। तो पहला केवल ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस एग्ज़ाम के थ्रू आप एलिजिबल हो जाओगे कि आप अप्लाई कर सको किसी भी यूजीसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, ठीक है। इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो कि यूजीसी से रिकग्नाइज्ड है, उसमें कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो इस एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली के लिए करते हो तो वहाँ पे केवल आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इंडिया के। यहाँ पे आपको क्या होता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा कम परसेंटेज होता है, इसको आप क्वालिफाई बोलते हैं, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। तो यहाँ पे आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। एक जेआरएफ के कंपैरिजन में कम परसेंटेज पे सेट होता है, जैसे 50 पे होगा तो 55 पे जेआरएफ है। तो अगर 50 पे आपने कर दिया तो केवल आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल हो गए, ठीक है, एलिजिबल हो गए। ये मेरा सर्टिफिकेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जब मैंने क्वालिफाई कर दिया एक पर्टिकुलर कि इतने पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है, तो उतना उस टाइम पे तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है उसके लिए कि आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे नीचे आपको पूरा दिया हुआ होता है उन्होंने कि इस सर्टिफिकेट के थ्रू आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। और इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती कि कितने टाइम तक कर सकते हो। आप पूरी एज में कभी भी आप इस सर्टिफिकेट के बेस पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें
एज लिमिट नहीं होती कि इस एज तक ही कर पाओगे आप, ठीक है। यहाँ पे मैं एलिजिबल हूँ, यहाँ पे क्वालिफाई किया था मैंने। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, वो तो हो गया केवल असिस्टेंट प्रोफेसर। अब यहाँ पे है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF, जहाँ पे आप थोड़ा हाई परसेंटेज जो JRF के लिए फिक्स है वो अगर आप क्वालिफाई कर देते हो। JRF का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। नाम से ही है रिसर्च फेलोशिप, यानी कि रिसर्च करने के लिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना चाहते हो, आप अपने सब्जेक्ट में आगे जाके रिसर्च करना चाहते हो, MPhil PhD करना चाहते हो, तो उसमें आपको JRF मिलता है, यानी कि एक फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है UGC के द्वारा, ठीक है। UGC आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है कि अगर आप आगे जाके अपने सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हो और आपने JRF क्लियर किया है, ठीक है, तो आप अपने आप को किसी भी UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपना एडमिशन लेंगे MPhil या PhD में फुल टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको JRF वहाँ मिलना शुरू हो जाएगा, तो तब आपका JRF काम करना शुरू करेगा जब आप MPhil या PhD आगे करने वाले हो, और फुल टाइम होना चाहिए आपका ये, ठीक है। तो ये बेसिक होता है आपका JRF का, एक काइंड का आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, फाइनेंशियल हेल्प जो UGC आपको प्रोवाइड कराता है। रिसर्च फेलोशिप एक तरह का अमाउंट आपको देता है। यहाँ पे JRF क्लियर करने पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल हो ही जाते हो, साथ साथ आपको JRF अवार्ड लेटर के लिए भी हो जाते हो, यानी कि आप PhD भी कर सकते हो। आगे जाके MPhil PhD गवर्नमेंट एक हद तक आपका खर्चा उठाता है, ठीक है। ये जो आपको रिसर्च फेलोशिप होती है वो आपको नेक्स्ट 5 ईयर तक मिलती है। जब आप PhD या MPhil में एडमिशन ले लोगे उसके नेक्स्ट 5 ईयर तक, डिपेंड करता है आपका PhD का टेन्योर कितना है। 3 ईयर तक है तो 3 ईयर तक ही मिलेगी, और 5 तक है तो 5 तक मैक्सिमम है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलता है UGC की तरफ से एक मंथली बेसिस पे, वो आपको वेबसाइट में पता चल जाएगा, अराउंड 30,000 पर मंथ कुछ मिलता है। बट उसके लिए JRF लेने के लिए आपको एडमिशन लेना ही होगा किसी UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, MPhil या PhD के लिए, ठीक है। ये बेसिकली MPhil और PhD के लिए ही है, जो बच्चे MPhil PhD करना चाहते हैं और उन्होंने JRF क्लियर किया है, ठीक है, उसके लिए आपको एडमिशन लेना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी कि आपका JRF तभी आपको कब तक मिलता है, अगर आप जब आपको JRF का लेटर अवार्ड हुआ है, ठीक है, उससे विदिन 3 ईयर्स, अगर आप उसके विदिन 3 ईयर्स एडमिशन ले लेते हो MPhil या PhD में, तो तब आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर जब आपको JRF मिला उसके 3 नहीं 4 साल बाद आप एडमिशन ले रहे हो, तब आपको JRF नहीं मिलेगा। तो इसका टेन्योर क्या होता है, कंडीशन होती है 3 साल के अंदर अंदर आपको एडमिशन लेना होगा MPhil या PhD में, ठीक है। तो एक कंडीशन आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एडमिशन लेना है पहला MPhil PhD में, और दूसरा है कि आपको 3 साल के अंदर अंदर लेना है जब आपको JRF अवार्ड लेटर मिला है। और ये JRF कुछ नहीं है, एक तरीके की आपकी फाइनेंशियल हेल्प है, ताकि आपका PhD का खर्चा कम हो सके, रिसर्च आप अच्छे से कर सको, क्योंकि JRF का परसेंटेज, क्वालिफाइंग परसेंटेज एक हाई होता है इन कंपेरिजन टू असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है। तो ये है आपका मेरा JRF अवार्ड लेटर, मैंने दिसंबर 2020 में क्लियर किया था JRF आपका। तो यहाँ पे JRF का लेटर ऐसे मिलता है। तो मैंने JRF किया था, तो उससे इसके साथ मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी मिला था और JRF अवार्ड भी मिला था। तो इससे पहले मैंने दिखाया था आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, वो भी मिलेगा आपको, और JRF में हाई परसेंटेज सेट होता है ना आपका, तो अवार्ड लेटर भी मिला है मेरे को। तो यहाँ पे सब दिया होता है उन्होंने कि JRF आपका प्लस, यहाँ पे आप एलिजिबल हो, क्वालिफाई हो JRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। यहाँ पे डेट भी दी हुई है और इसका टेन्योर भी बताया हुआ है, 5 ईयर्स तक है। और कमेंस कब से होगा, टेन्योर कब से गिना जाएगा, या तो जब से ये रिज़ल्ट आया है, या कब से गिना जाएगा, जब आप MPhil या PhD में एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद से आपको 5 साल तक वो मिलता रहेगा, ठीक है, आपका JRF। उसके बाद इस पे लिखा हुआ है कि ये जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंट से रिलेटेड कि कितना आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने एक स्टाइपेंड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है कि आपको कितने कितने अमाउंट मिलेंगे, अगर आपका 3 ईयर्स के लिए है, 5 ईयर्स के लिए है, तो ये सारा इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन्होंने एक वेबसाइट पे दी हुई है अपनी, वो है www.ugc.ac.in/netjrf। तो यहाँ जाके आप स्टाइपेंड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है। यहाँ पे आपका सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे अवार्ड ये रिक्वायर्ड है टू गेट एडमिशन लेना पड़ेगा आपको रेगुलर और फुल टाइम MPhil या PhD में,
ठीक है। 2-3 कंडीशन हैं इसमें कि रेगुलर पीएचडी या एमफिल में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो कि यूजीसी रिकॉग्नाइज है। दूसरा है कि जब आपको जेआरएफ अवार्ड लेटर मिला है, जैसे मेरे के यहाँ पे डेट दी हुई है, तो इसके विदिन 3 ईयर्स तक जो भी यहाँ से लेके आगे 3 साल होंगे उनके अंदर अंदर मुझे एडमिशन लेना होगा, तभी मेरा जेआरएफ मुझे मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये इसके लिए मैं पर्टिकुलर जेआरएफ के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बाकी इतना आपको ओवरऑल समझाने के लिए बहुत है। तो ये जेआरएफ अवार्ड मिलता है, इसमें आप इससे रिलेटेड आप यहाँ पे क्वालिफाई जेआरएफ करते हो तो आपको यहाँ पे आप दोनों चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये मेरे को जेआरएफ जब मैंने क्लियर किया तो मेरे को ये वाला सर्टिफिकेट भी मिला था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जेआरएफ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो होते ही हो एलिजिबल, बट उसके साथ साथ आप क्या हो जाते हो, आप जेआरएफ अवार्ड लेटर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अब है एलिजिबिलिटी। इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो सबसे पहली मेन जो एलिजिबिलिटी है वो है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने पहले बता दिया था ओवरव्यू में, एजुकेशन में आपका क्या होना चाहिए। तो एजुकेशन एलिजिबिलिटी में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। तो आपने अगर मास्टर्स की हुई है तो ही आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, या ये भी हो सकता है अगर आप मास्टर्स कर रहे हो उसके फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया। तो जर्नल वालों के लिए मास्टर्स डिग्री में 55% होने चाहिए उनके कम से कम। ठीक है, और अदर देन जर्नल जैसे ओबीसी हो गया आपका, एससी हो गया, एसटी हो गया, पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपका ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वगैरह हो गई, है ना। तो इनके लिए क्या है आपका, इनके लिए आपका 5% का रिलैक्सेशन है। तो 50% अगर इनके मास्टर्स डिग्री में हैं 50%, तो उन लोगों को वो एलिजिबल हो जाते हैं कि वो नेट एग्ज़ाम आपका दे सकते हैं। तो ये तो हो गया एजुकेशनल एलिजिबिलिटी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए और कैटेगरी वाइज आपको कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड है इस एग्ज़ाम में अपेयर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये एजुकेशनल एलिजिबिलिटी हो गई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका एज लिमिट, क्योंकि आपका एज लिमिट भी यहाँ पे होता है। ठीक है, तो दो टाइप के मैंने बताया था आप फॉर्म भरते हो, या तो एक आप असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली के लिए भरते हो। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली के लिए एग्ज़ाम तो एक ही होगा आपका, बट आपके ऊपर है वो। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप कोई भी एज लिमिट नहीं है, कितनी भी आपकी एज है आप अप्लाई यहाँ कर सकते हो प्रोफेसर के लिए। बट जेआरएफ क्योंकि यहाँ पे यूजीसी अपने जेब से पैसा निकाल के आपको देगा टॉप बच्चों को, तो यहाँ पे वो एक लिमिट रखता है कि आपकी एज इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जर्नल वालों के लिए लेस देन और इक्वल टू 31 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, 31 साल या उससे कम होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2021 को एज जर्नल वालों की। ठीक है, जर्नल में भी, और उसके अलावा सारी वुमेन एप्लीकेंट्स किसी भी कैटेगरी से हों, वो जर्नल वाली वुमेन भी स्पेशली। ठीक है, सारी वुमेन एप्लीकेंट एससी, ओबीसी, एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर, इन सब के लिए 5 ईयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। तो उनके लिए है कि 36 ईयर तक वो दे सकते हैं जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम। 36 ईयर कौन सी डेट को होने चाहिए उनको, मतलब 36 से उससे कम होने चाहिए वो 1 अक्टूबर 2021 को। तो ये है बेसिक एज लिमिट का क्राइटेरिया जिसके बेस पे आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हो या नहीं होते हो। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जेआरएफ के केस में यहाँ पे। ठीक है, जेआरएफ के केस में इंपॉर्टेंट है आपका एज लिमिट रखना। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, वहाँ पे लिमिट नहीं है, कभी भी आप दे सकते हो, पर जेआरएफ के लिए आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एग्ज़ाम का पैटर्न। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो मैंने बता दिया था आपको नेट एग्ज़ाम में, इसमें हमारे टोटल ये आपका 3 आवर्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है और 300 मार्क्स का होता है ये एग्ज़ाम। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं, प्लस पॉइंट है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है उसका सिलेबस सेम होता है सबके लिए। यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है पेपर 1 आपका, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस होते हैं और 2 मार्क्स ईच। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 आपका होता है 200 मार्क्स का, यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन होते हैं
और वो भी 2 मार्क्स ईच, हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है। तो इस हिसाब से आपके पूरे बनते हैं 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूरा, ठीक है। पेपर 1 में सिलेबस सबके लिए सेम होता है, सबके लिए, वो कोई भी सब्जेक्ट से हो। तो पेपर 1 बेसिकली आपका सेम होता है सबके लिए। इसमें 10 यूनिट्स आपकी होती हैं और ये आपका जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। जर्नल एप्टीट्यूड में आपका आ जाता है टीचिंग से रिलेटेड क्या आ सकता है आपका, आ जाता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, DI डेटा इंटरप्रिटेशन। ऐसे ही आपके 10 यूनिट्स होती हैं और डिटेल में मैं सिलेबस को डिस्कस करते हुए एक अलग वीडियो बना दूंगी जिसमें डिटेल में हम सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे। पेपर 2 आपका मास्टर्स सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, जिसमें भी आपने मास्टर्स किया है। जैसे मेरा MCOM था तो मैंने कॉमर्स से मास्टर किया है, तो मेरा कॉमर्स से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे सारे, ठीक है। इसके अंदर भी आपके 10 यूनिट्स होती हैं। जैसे आपके 81 सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है। इकोनॉमिक्स से आपने अगर मास्टर्स की है, साइकोलॉजी से की है, इंग्लिश से की है, तो सब उससे रिलेटेड आपका पेपर 2 होता है। पेपर 1 सबके लिए सेम होता है, पेपर 2 आपका मास्टर सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों की डिटेल सिलेबस से रिलेटेड वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू सून।